आज राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में जो शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ वो था दोस्त और दोस्ती। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके दोस्त होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे भी ज्यादा सख्त और बेहतर नेगोशिएटर है, नेगोशिएट करने वाले नेता हैं और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का कोई मुकाबला नहीं। यानी वो ये कह रहे हैं कि ही इज अ मच टफर नेगोशिएटर देन मी। पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप जब मोल भाव करने पर उतरते हैं, जब नेगोशिएट करने पर उतरते हैं, तब उनसे बेहतर कोई और नहीं। लेकिन जिसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन नेगोशिएटर मानती है, वो नेता यह कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे भी बेहतर नेगोशिएटर है, मुझसे भी ज्यादा बेहतर मोल भाव करना जानते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप से दोबारा मिलकर बेहद खुशी हुई है और उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और भारत के मिलने से 1 और 1 2 नहीं बल्कि 11 बनते हैं। ये जो दोस्ती है दोनों की, ये 1 और 1 वाली नहीं है, ये 1 और 1 11 वाली दोस्ती है। इसलिए पूरा जो फोकस है इन तस्वीरों में भी, बातचीत में भी और केमिस्ट्री अगर आप देखेंगे, एक दूसरे से जो बातचीत हो रही है वो देखेंगे, उस सब में पूरा फोकस है दोस्ती पर, जैसे दो पुराने दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं। अब आप दोनों नेताओं के बयानों से यह समझिए कि जब औपचारिक और व्यक्तिगत संबंधों का मिश्रण होता है तब यह केमिस्ट्री दो देशों के रिश्तों को कितनी ऊंचाई पर ले जाती है। लेकिन यह बात याद रखिएगा आप कि ये दोनों दोस्त जरूर है, इनकी एक व्यक्तिगत केमिस्ट्री जरूर है, लेकिन ये अपने अपने देश के नेता भी हैं। इनके ऊपर एक और जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी सिर्फ दोस्ती निभाने की जिम्मेदारी नहीं है। दोस्त तो ये हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नेता अपने देश को लेकर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, अपने देश के हितों को लेकर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए दोनों के लिए चुनौती यह है कि इनकी दोस्ती बनी रहे, लेकिन साथ साथ इनके देश का भला भी होता रहे। अपने देश का बुरा करके, अपने देश का नुकसान करके इन दोनों में से कोई भी अपनी दोस्ती को पक्का नहीं करेगा। We missed you a lot. He's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. It's a great honor to have Prime Minister Modi of India. He is a great friend of mine for a long time. We've had a wonderful relationship. Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? मैं मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप को मेरे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1 + 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की तख्ती, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। मैं आपके इस भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। You're smart. It's really an honor to see you, and you have been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. Thank you very much. और अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का व्हाइट हाउस में दोबारा स्वागत करने पर बहुत खुश हूं। उन्होंने ऐसा लिखा है और उन्होंने लिखा है कि देयर इज ट्रूली अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र
और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। इन दोनों के बीच जो दोस्ती है, दोनों के बीच जो रिश्ता है, वो बहुत ही स्पेशल है, वो बहुत ही खास है। और ये वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है व्हाइट हाउस की तरफ से, देखिए आप। तो ये जो मुलाकात आपने देखी, अब इस मुलाकात में क्या हुआ ये समझिए। इस मुलाकात के केंद्र में आज 5T थे, 5T। पहला तारीफ, दूसरा टैरिफ, तीसरा तहव्वुर राणा, चौथा टेररिज्म और पांचवां ट्रेड रूट। इसमें तारीफ तो हम आपको पहले ही बहुत दिखा चुके, कितनी तारीफें हैं दोनों तरफ से, तारीफ ही तारीफ है। मतलब इतना ज्यादा मीठा है इस वीडियो में कि आप देखेंगे दोनों नेता लगातार एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन इस तारीफ के साथ आज दुनिया में एक और शब्द ट्रेंड कर रहा है और वो शब्द है टैरिफ। तो तारीफ तो बहुत हो गई, उसके बाद ये दोनों बैठे टैरिफ पर बात करने के लिए। और आज इस मुलाकात से सिर्फ 2 घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि अमेरिका दुनिया के लिए एक रेसिप्रोकल टैरिफ की व्यवस्था को लागू कर रहा है, जो भारत के लिए एक बुरी खबर है। यानी मिलने से पहले ही, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चालाकी से एक घोषणा कर दी। रेसिप्रोकल टैरिफ को टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा टैक्स भी आप कह सकते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो देश अमेरिका पर जितना टैक्स लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैक्स लगाएगा। उदाहरण के लिए, अगर भारत अमेरिका में बने सामान पर अपने देश में 70% टैक्स लगाता है, तो अमेरिका भी भारत में बने सामान पर अपने देश में 70% टैक्स लगाएगा। आप 70% टैक्स लगाएंगे तो हम भी 70% ही लगाएंगे। आप 50 लगाएंगे तो हम भी 50% टैक्स लगाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले से वो देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे जो अमेरिका में बने सामान पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं, और इनमें भारत भी है। भारत का औसतन टैरिफ रेट 14% था, जो अब भी 10% से नीचे नहीं आया है, और भारत अमेरिका में बने सामान पर अब भी अधिकतम 70% टैक्स लगा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स को इसलिए लागू किया क्योंकि वो अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना चाहते हैं, जो इस समय 86 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इनमें भी अमेरिका को 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा अकेले भारत के साथ हुआ है। तो भारत का भी एक बड़ा शेयर है इसमें। अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच अमेरिका ने भारत को 2,48,000 करोड़ रुपए का सामान बेचा, यानी निर्यात किया, जबकि इसी दौरान भारत ने अमेरिका को 4,42,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया, और इससे भारत को इस व्यापार में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। यानी अमेरिका जितना पैसे का सामान हमें बेच रहा है, हम उससे लगभग दुगने पैसे का सामान अमेरिका में बेच रहे हैं। हालांकि अमेरिका को यह व्यापार घाटा सिर्फ भारत के साथ ही नहीं हो रहा। भारत के साथ होने वाला यह व्यापार घाटा अमेरिका के कुल व्यापार घाटे का सिर्फ 2.3% है, और बाकी का 97.7% व्यापार घाटा दूसरे देशों से हो रहा है। इसलिए यह कहना कि सिर्फ भारत की वजह से ही राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला लिया है, तो यह बात बिल्कुल गलत होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला सभी देशों के लिए बराबरी से लागू किया है, और इसे सिर्फ एक देश के खिलाफ नहीं माना जा सकता। लेकिन यह बात भी है कि उन्होंने अपना एक फैसला लिया, एक नीति बनाई जो पूरी दुनिया में हर देश पर लागू होगी, और उस लिस्ट में भारत भी अपवाद नहीं है। यानी अगर वो बहुत पक्के दोस्त होते तो भारत को एक अपवाद के तौर पर भी देख सकते थे, भारत को कुछ डिस्काउंट दे सकते थे। लेकिन उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जो यूनिफॉर्म पॉलिसी है, जो हर देश पर बराबरी से लागू होगी, जिसमें वो बहुत फेयर दिखना चाहते हैं, सबके साथ न्याय करना चाहते हैं, और उसमें भारत भी है। अब भारत के लिए चुनौती है
कि इस फैसले से अमेरिका में निर्यात होने वाले भारतीय सामान अब महंगे हो जाएंगे और इससे भारतीय कंपनियों को बड़े नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि जैसे ही एक सामान अगर भारत का 100 रुपए में वहां बिक रहा है तो अब उसकी जो कीमत है वो 150 रुपए हो जाएगी और जैसे ही वो सामान महंगा होगा उसकी बिक्री पर असर पड़ेगा और बिक्री पर असर पड़ेगा तो इसका मतलब वो जो कंपनी है उस पर भी इसका असर पड़ेगा और भारत पर भी असर पड़ेगा। और इसलिए अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिका की कंपनियों के लिए टैरिफ की दरों को अब और कम करेगा, और अगर भारत ने ऐसा किया तो सरकार अमेरिका के उत्पादों से भारत की लोकल इंडस्ट्री को कैसे बचाएगी। उदाहरण के लिए अगर इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला की गाड़ियां भारत में 20 से 25 लाख रुपए में बिकने लगी तो जो कंपनियां भारत की हैं और भारत में अपनी गाड़ियों को बेच रही हैं, भारत में अपनी गाड़ियों का उत्पादन करती हैं, बनाती भी हैं और बेचती भी हैं और जिनसे भारत के लोगों को रोजगार भी मिलता है, उन कंपनियों का बचाव कैसे होगा, ये अब भारत की सरकार को सोचना होगा। यह बहुत बड़ा मुद्दा है और देखिए यह होता क्यों है। भारत की सरकार अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए विदेशी सामान पर अतिरिक्त टैक्स लगाती है। यानी अगर भारत में बनी एक कार 10 लाख रुपए में यहां पर बिक रही है, वैसी ही उसी प्रकार की अगर विदेशी कार जो कि विदेश में बनी हुई है अगर भारत में आकर बिकती है तो उस पर टैक्स के साथ जो उसकी कीमत है वो लगभग 20 लाख रुपए हो जाती है और भारत के जो लोग हैं वो 20 लाख रुपए में उस विदेशी कार को खरीदने की बजाय 10 लाख रुपए में मेड इन इंडिया कार को खरीदते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर उतने ही पैसे में, अगर उसी 10 लाख रुपए में अमेरिका में बनी गाड़ियां या दूसरे देशों में जर्मनी में बनी गाड़ियां भी यहां पर बिकने लगे और टेस्ला भी अगर आपको यहां 10 या 20 लाख रुपए में मिलने लगे और उस टेस्ला की कीमत भी भारत में बनी गाड़ियों के बराबर हो जाए तो फिर शायद भारत के लोग टेस्ला खरीदने लगेंगे और भारत की गाड़ियों को खरीदार मिलने बंद हो जाएंगे। इसलिए भारत के अपने उद्योग को बचाना भी भारत सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस मुलाकात में टैरिफ के बारे में तो बात हुई, लेकिन साथ ही आतंकवादी तहव्वुर राणा पर भी एक बड़ा फैसला हो गया और अमेरिका ने इस आतंकवादी को अब भारत को सौंपने पर अपनी सहमति जता दी है। तहव्वुर राणा, आपको याद होगा, पाकिस्तान की सेना का वही मिलिट्री डॉक्टर है जिसने आज से 17 वर्ष पहले मुंबई के 26/11 हमले की साजिश रची थी और 17 साल से भारत को इस आतंकवादी की तलाश है और अमेरिका ने इसे आज से 16 साल पहले वर्ष 2009 में गिरफ्तार किया था। यानी इस फैसले पर तालियां जो बजाई जा रही हैं वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि अमेरिका ने इस आतंकवादी को भारत को सौंपने में 16 साल लगा दिए। अब आप ये देखिए कि 16 साल के बाद इस आतंकवादी को जब हम ले भी आएंगे तो हमें क्या बताएगा। बड़ी बात यह है, अजमल कसाब के बाद तहव्वुर राणा दूसरा आतंकवादी होगा जिसे हमारे देश की अदालतें 26/11 के हमले के लिए सजा दे पाएंगी। आज राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर पूरी ताकत से लड़ेंगे। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। अमेरिका ने इस आतंकवादी को हमें सौंपने का फैसला तो कर लिया, लेकिन आप खुद सोचिए, यह घटना हमारे देश में आज से 17 साल पहले हुई थी, मुंबई में जब आतंकवादी हमला हुआ था। 17 साल के बाद यह आतंकवादी हमें मिलेगा, हमारी सुरक्षा एजेंसियां इससे पूछताछ करेंगी, हमारी अदालतें इस पर मुकदमा चलाएंगी।
मुकदमा चलने में और 5-10 साल लग जाएंगे। तब तक 17 साल के बाद शायद 27 साल बीत चुके हों। और आज अगर इससे पूछताछ भी होती है, कुछ जानकारी भी इससे अगर हम ले पाएंगे, तो वो जानकारी हमारे किस काम की होगी, क्योंकि 17 साल में तो सब कुछ बदल चुका है, बहुत पानी बह चुका है। ये अगर किसी का नाम भी लेगा अपने साथ, हो सकता है उनमें से न जाने कितने लोग तो आज इस दुनिया में भी नहीं होंगे। तो 17 साल के बाद अपने इस गुनाहगार को यहां पर लाना बधाई देने के लिए तो अच्छा है, तालियां बजाने के लिए अच्छा है, लेकिन अब भारत को इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। यह भी बात उतनी ही सही है। और अमेरिका को अपनी गिरेबान में भी झांकना होगा कि अमेरिका ने इस आतंकवादी को हमें सौंपने में 16 साल कैसे लगा दिए। और अब यह आ तो जाएगा, पर असल में यह हमारे किसी काम का नहीं।